यूएस कोस्ट गार्ड्स की तरफ से रिलीज होने वाली इस वीडियो में एक नार्को सबमरीन को इंटरसेप्ट करते दिखाया गया है। इस वीडियो को मुख्तलिफ कैमरा जावियों से फिल्माया गया था ताकि हर लम्हे को वाज़ेह तौर पर दिखाया जा सके। एक मेरीन पेट्रोल एयरक्राफ्ट जब पैसिफिक कोस्ट के पास पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी उनको पानी के अंदर एक सबमरीन का अक्स नजर आता है। फौरन ये इत्तला यूएस कोस्ट गार्ड्स को दी जाती है ताकि फौरी कार्रवाई की जा सके। चंद मिनटों में ही 2 बोट्स और एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं और एहलकार सबमरीन के करीब पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कोस्ट गार्ड्स का अमला सबमरीन के बिल्कुल करीब आ चुका था और हर कदम इंतहाई मोहतात अंदाज में उठाया गया। लेकिन शायद अंदर मौजूद स्मगलर्स को इसका इल्म नहीं था या वो ये नहीं समझ पाए कि उनकी नकलो हरकत नजर में है। आखिर अफसरान ने जबरदस्ती सबमरीन का लेच खोला और अंदर मौजूद स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान अफसरान ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की ताकि किसी किस्म का नुकसान न हो। इस नार्को सबमरीन में 3000 किलोग्राम कोकेन मौजूद थी जो साउथ अमेरिका से यूएसए तक खामोशी से लाई जा रही थी और ये इंतहाई माहिर अफराद की तरफ से तैयार की गई थी ताकि पकड़ी जाने के इम्कानात कम हो। ये उन 200 नार्को सबमरीन्स में से एक थी जिनको अथॉरिटीज ने 2006 से 2025 तक पकड़ा है और हर एक ऑपरेशन में खास टेक्नोलॉजी और जदीद आलात इस्तेमाल किए गए। मगर ये तो सिर्फ वो थी जो पकड़ी गईं। हकीकत यह है कि यूएसए में हर साल हजारों सबमरीन्स गैर कानूनी मनशियात पहुंचाती हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती। इन सबमरीन्स के डिजाइन और तकनीक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। नार्को सबमरीन्स कैसे काम करती हैं, इन्हें पकड़ना मुश्किल क्यों होता है और आखिर इन्हें कहां और कैसे बनाया जाता है, इन तमाम सवालात के जवाबात और तफसीली मालूमात आप साइंस विद एआई की वीडियोस में देख सकते हैं, जहां हर वाक़े को तफसील और बसरी हकायक के साथ पेश किया जाता है। एक बार फिर से खुश आमदीद नाजरीन। मनशियात स्मगलिंग दुनिया भर में एक ऐसा जुर्म है जिसे रोकने के लिए हर दौर में मुख्तलिफ हुकूमतों ने बेशुमार कवानीन, फोर्सेज और जदीद हिकमत अमलियों का सहारा लिया। कई मुमालिक ने इस मकसद के लिए खुसूसी एजेंसियां बनाई जो खुफिया इत्तलात और इंटेलिजेंस की मदद से कार्रवाई करती हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि अमेरिका और यूरोप समेत कई तरक्की याफ्ता खित्तों में अब तक इस मसले पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बड़े ड्रग कार्टल्स हमेशा कानून नाफिज करने वाले इदारों से एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। वो अपने नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी और जराए को हर साल जदीद तरीन बनाते रहते हैं ताकि उनकी सरगर्मियां खुफिया रहें। इब्तिदा ही से साउथ अमेरिका गैर कानूनी ड्रग माफिया का गढ़ समझा जाता है और इसकी एक अहम वजह यहाँ का ऐसा मौसम है जो कोका पौधे की काश्त के लिए बेहतरीन है। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन की पैदावार कोलंबिया में होती है और इसलिए यहाँ के ड्रग कार्टल्स आलमी सतह पर बदनाम है। यूएसए में पकड़ी जाने वाली तकरीबन 90% कोकेन के ताल्लुक कोलंबिया से जोड़ा जाता है। इसके बाद पीरू और बोलिविया आते हैं जिन्हें कोलंबिया के साथ मिलकर कोकेन इंडस्ट्री का गोल्डन ट्रायंगल या एंडियन ट्रायंगल कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी कोकेन दस्तयाब है उसका तकरीबन 99.5% हिस्सा इन्हीं 3 ममालिक में तैयार होता है। यही वजह है कि आलमी इदारे साल साल से यहाँ की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अब साउथ अमेरिका से इन मनशियात को सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, यूरोप और मशरकी वुस्ता तक पहुंचाने के लिए बेशुमार तरीके इजाद किए गए। 1960 की दहाई में जब बैनुल अक़वामी कवानीन इतने सख्त नहीं थे तो स्मगलर आम सूटकेस और हैंड कैरी में मनशियात भरकर मुसाफिर तैयारों में बैठ जाते थे। उस वक्त एयरपोर्ट सिक्योरिटी भी आज की तरह जदीद नहीं थी, जिसकी वजह से इनके पकड़े जाने के इम्कानात बहुत कम होते थे। बाज लोग अपने कपड़ों, जूतों या डबल बॉटम बैग्स में मनशियात छुपाकर सेंट्रल अमेरिका और यूरोप तक ले जाते थे और कई सालों तक ये तरीका बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के चलता रहा। फिर जब सख्ती बढ़ने लगी तो बहरी जहाजों का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए आम हो गया। बड़े जहाज इस्तेमाल करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मंशियात की मिकदार बढ़ रही थी और मुनाफा भी बेहद ज्यादा था, खास तौर पर जब प्रोडक्ट गैर कानूनी हो। लेकिन मुनाफे की लालच ने कार्टेल्स को मजीद जदीद तरीके इख्तियार करने पर मजबूर किया। इसी दौरान 1980 की दहाई में ड्रग कार्टेल्स ने छोटे सेस्ना हवाई जहाजों का इस्तेमाल शुरू किया। इन जहाजों को कोलंबिया से उड़ाकर कैरिबियन के छोटे जजायर जैसे कि नॉर्म्स या फिर सेंट्रल अमेरिका के जंगलात में छुपी हुई खुफिया एयर स्ट्रिप्स पर उतारा जाता था। ये छोटे जहाज इंतहाई तेज रफ्तार और काबिल निगरानी नहीं थे, इसलिए इनकी पकड़ धकड़ मुश्किल हो जाती थी। ये वो दौर था जब पाब्लो एस्कोबार का मेडेलिन कार्टेल दुनिया की तकरीबन 80% कोकेन मार्केट को कंट्रोल करता था। कार्लोस लीडर जैसे शातिर साथियों ने नॉर्म्स जैसे जजायर को स्मगलिंग हब में तब्दील कर दिया, जहां ये छोटे जहाज लैंड और लोडिंग के बाद दोबारा उड़ान भरते थे। इन जजायर को गहराई से महफूज बनाया गया ताकि बैरूनी निगरानी या किसी फजाई हमले का खतरा कम से कम हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेडार सिस्टम्स की जदीदियत के बायस कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन छोटे जहाजों पर नजर रखना शुरू कर दी। पकड़ धकड़ बढ़ने पर कार्टेल्स ने स्पीड बोट्स का इस्तेमाल शुरू किया। ये आम स्पीड बोट्स नहीं थीं, बल्कि खास तौर पर ताकतवर इंजन के साथ तैयार की जाती थीं ताकि मंशियात से भरी बोट्स की रफ्तार बहुत ज्यादा हो और वो जल्द अज जल्द कैरिबियन जजायर तक पहुंच जाएं।
ये बोट्स इतनी तेज रफ्तार होती थीं कि जब तक कोस्ट गार्ड्स की नज़र इन पर पड़ती, ये अपना काम मुकम्मल करके वापस चली जाती थीं। लेकिन जैसे जैसे यूएसए और उसके इत्तेहादियों ने कैरेबियन और पैसिफिक कोस्ट पर बहरी गश्त बढ़ाया और जदीद रडार सिस्टम्स नस्ब किए, कार्टेल्स को नई तकनीकें इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। आज भी यही जदीद टेक्नोलॉजी और चालाकी कार्टेल्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान मुसलसल मुकाबले की बुनियाद है। तेज रफ्तार कश्तियों की मुसलसल निगरानी की वजह से इन्हें ट्रैक करना अब पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान होता गया। 1990 की दहाई तक सूरत हाल ये हो गई थी कि बड़े पैमाने पर मंशियात की तरसील का अमेरिका तक समंदरी और फजाई रास्ता तकरीबन मुकम्मल तौर पर महदूद कर दिया गया था। इसी सख्ती ने मुजरिम गिरोहों को नई टेक्निकी राहें तलाश करने पर मजबूर किया। इसी दौर में उन्हें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश हुई जो न सिर्फ रेडार की आंखों को धोखा दे सके, बल्कि मेरी टोहियों के सर्वेलेंस सिस्टम से भी छुपी रह सके और साथ साथ इसमें बड़ी मिकदार में सामान ले जाने की गुंजाइश भी मौजूद हो। यही वो वक्त था जब कार्टेल्स ने इंजीनियरिंग को इस्तेमाल में लाते हुए ज़ेरे आब चलने वाली गाड़ियों की तैयारी का फैसला किया। ऐसी क्राफ्ट्स जो फाइबर ग्लास के मटेरियल से बनाई जाती थीं और इस वजह से रेडार इनके सिग्नल्स को आम अशिया की तरह फिल्टर कर देता था। जहां रिवायती तेज बोट्स में जगह कम होती थी, वहीं इन सबमरीन्स में एक वक्त में 5 से 10 टन तक मंशियात मुंतकिल की जा सकती थीं। इन्हीं मॉडल्स को बाद में नार्को सबमरीन का नाम दिया गया और ये इतनी कामयाब साबित हुई कि कई बरसों तक एंटी नार्कोटिक्स फोर्सेस को अंदाजा ही नहीं हो सका कि सेंट्रल अमेरिका से मंशियात किस खुफिया रास्ते से स्मगल हो रही हैं। ये सिलसिला 1990 के बाद शुरू हुआ और तकरीबन 16 साल तक किसी को इन सबमरीन्स का सुराग ना मिला। बिलाखिर 2006 में पहली मर्तबा ऐसी एक नार्को सबमरीन पकड़ी गई। कोस्टा रिका के पैसिफिक साहिल से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर यूएस कोस्ट गार्ड का अमला फजाई निगरानी पर मामूर था कि अचानक उन्हें समंदर की सतह पर 3 प्लास्टिक के पाइप उभरते हुए नजर आए। ये जिस सबमरीन के बारे में बताया गया वो तकरीबन 50 फुट लंबी थी और उसे लकड़ी और फाइबर ग्लास के इम्तिजाज से तैयार किया गया था। यूएस कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक इस तरह की क्राफ्ट के बारे में वो सिर्फ रिपोर्ट्स में पढ़ते रहे थे, लेकिन इसे हकीकी शक्ल में देखना उनके लिए पहली मर्तबा था। अब सवाल ये है कि आखिर ड्रग कार्टेल्स के माहिर इंजीनियर इन सबमरीन्स की तैयारी कहां और कैसे करते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की जाती हैं, ये मशीनें एक सफर में कितनी दूर तक जा सकती हैं और ऐसे महंगे तैयार करदा मॉडल्स को स्मगलर्स खुद अपने हाथों से समंदर में गर्क क्यों कर देते हैं। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 2006 से लेकर अब तक तकरीबन 200 नार्को सबमरीन्स को पकड़ा जा चुका है, मगर हुकाम के ख्याल में असल तादाद इससे कहीं गुना ज्यादा है जो आज तक किसी के इल्म में नहीं आ सकी। नार्को सबमरीन्स बुनियादी तौर पर 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में आती हैं। इनमें सबसे पहली किस्म है लो प्रोफाइल वेसल, जिसे आमतौर पर LPV भी कहा जाता है। ये मुकम्मल तौर पर पानी की तह में डूबती नहीं, बल्कि इसका बड़ा हिस्सा पानी के अंदर रहता है और बालाई हिस्सा मामूली सा बाहर नजर आता है। इसकी लंबाई तकरीबन 14 मीटर होती है और इसे आमतौर पर समंदर की रंगत जैसा बनाया जाता है ताकि निगरानी के सिस्टम्स इसे आसानी से न पकड़ सके। बर्दाश्त के लिहाज से इसमें तकरीबन 7.7 टन कोकेन ले जाई जा सकती है। अथॉरिटीज के मुताबिक LPV ज्यादातर जनूबी अमेरिका से सेंट्रल अमेरिका के छोटे और खुफिया समुद्री रास्तों पर इस्तेमाल की जाती है। नार्को सबमरीन की दूसरी किस्म ट्रांस अटलांटिक सेमी सब कहलाती है। शक्लो साख्त में ये पहली LPV वाली क्राफ्ट से मिलती जुलती जरूर है, लेकिन साइज और टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता होती है। इसकी लंबाई उमूमन 20 मीटर से भी बढ़ जाती है। अंदरूनी हिस्सों को 3 अलग कमरों में तकसीम किया जाता है, एक इंजन के लिए, एक अमले के लिए और एक सामान जखीरा करने के लिए। इसमें तकरीबन 20,000 लीटर फ्यूल रखा जा सकता है, जिसकी वजह से ये बगैर रुके इंतहाई तवील समुद्री सफर तय करने की सलाहियत रखती है, हत्ता कि ब्राजील से यूरोप तक की दूरी भी आसानी तय कर लेती है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें GPS नस्ब नहीं होता। अंदर मौजूद अफराद पुराना मगर काबिल एतमाद तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कंपस के जरिए रास्ता दुरुस्त करते हैं। तीसरी किस्म स्नोकल सब कहलाती है। ये डिजाइन असल मिलिट्री सबमरीन से काफी हद तक मुशाबे होता है और मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर गोता लगा सकती है। इसकी लंबाई करीब 24 मीटर होती है और फाइबर ग्लास की मजबूत साख्त इसे हल्का भी रखती है और मुश्किल से डिटेक्ट होने देता है। चलते वक्त सिर्फ इसका एक स्नोकल ट्यूब पानी की सतह से ऊपर रहता है ताकि डीजल इंजन को हवा मिले और अंदर मौजूद अफराद सांस ले सके। इसके अंदर बैलेंस टैंक्स लगे होते हैं जो खतरा महसूस होते ही सबमरीन को मजीद गहराई में ले जा सकते हैं। आज तक इस किस्म की एक भी सबमरीन को समंदर में पकड़ा नहीं जा सका। चौथी और सबसे चालाक किस्म है इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन। ये जदीद दौर की टेक्नोलॉजी से तैयार करदा नार्को सबमरीन है, जिसकी लंबाई 12 मीटर के करीब होती है और मुकम्मल तौर पर फाइबर ग्लास से बनी होती है। इसके अंदर कोई अमला मौजूद नहीं होता, यानी ये ड्रोन सबमरीन की तरह खुद चलती है। इसमें डीजल इंजन के बजाय ताकतवर बैटरियां लगी होती हैं जो सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाने के लिए काफी होती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स की खामोशी की वजह से ये इंतहाई स्टेल्थी होती है, न आवाज पैदा करती है और न ही सोनार सिस्टम्स इसे आसानी से ट्रेस कर पाते हैं।
इस मॉडल की मजमूई रेंज तकरीबन 60 किलोमीटर तक महदूद होती है। इसी वजह से इसे ज्यादातर एक बड़ी शिप के पीछे रस्सी के जरिए बांधकर खींचा जाता है। जैसे ही किसी जगह कोस्ट गार्ड्स की मौजूदगी का खतरा महसूस हो, स्मगलर्स फौरन रस्सी अलग कर देते हैं और ये छोटी सबमरीन खामोशी से पानी की तह में जाके छुप जाती है। अथॉरिटीज के मुताबिक अब तक इस किस्म की सबमरीन को चलते हुए कभी नहीं पकड़ा गया। बस इसके कुछ नामुकम्मल ढांचे और मॉडल्स जंगलों में मिले हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये किस तरह बनती और कैसे काम करती है। इन सबमरीन्स के अंदर अमले के लिए निहायत महदूद सहूलियात होती हैं। एक छोटा सा वॉशरूम, चंद फोल्डिंग जैसी सोने की जगह है और खुराक के तौर पर सिर्फ एनर्जी बार्स या खुश्क राशन रखा जाता है ताकि जगह बचाई जा सके। अब सवाल यह है कि ऐसी खुफिया और जदीद तरीन सबमरीन्स तैयार होती कहाँ हैं? इनका ज्यादातर तामीराती काम साउथ अमेरिका के घने और दूर अफ्तादा जंगलों में कायम छिपे हुए वर्कशॉप्स में होता है। ये मकामात इतने अलग थलग होते हैं कि वहाँ आम रास्तों से पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है और ऊपर से जंगलों की घनी छतरी इन्हें सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन कैमरों और हेलीकॉप्टर से भी छुपा लेती है। माहिरीन के मुताबिक एक ऐसी सबमरीन तैयार करने पर लाखों डॉलर खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये रकम इन कार्टेल्स के लिए कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि एक कामयाब मिशन में तकरीबन 10 टन कोकेन भेजी जाती है, जिसकी बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत $400 मिलियन तक पहुंच सकती है। इसीलिए इन सबमरीन्स को अक्सर सिर्फ एक बार इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। जैसे ही सामान मंजिल के करीब पहुंचाया जाता है, स्मगलर्स अंदर मौजूद वाल्व खोल देते हैं और पूरी सबमरीन को समंदर में डुबो दिया जाता है, ताकि ना ये दोबारा कभी मिल सके और न ही इसके जरिए बनाने वालों तक कोई सुराग पहुंचे। बाज हालात में तो स्मगलर्स इतने बेरहम साबित हुए कि अगर उन्हें जरा सा भी शुबा हो जाता कि कोस्ट गार्ड्स उन तक पहुंचने ही वाले हैं, तो वो बगैर देर किए इमरजेंसी लाइन खोलकर पूरी सबमरीन को खुद ही डबो देते थे। अगर अंदर अमला मौजूद भी हो, तब भी सबसे पहली तरजीह सबूत मिटाना होती थी। इसलिए वो फौरन बाहर निकलकर पानी में छलांग लगा देते और सबमरीन चंद मिनटों में गहरे समंदर की तह में गायब हो जाती। 2008 से पहले अमरीकी कानून में एक अजीब नुक्ता मौजूद था। अगर कोई नार्को सबमरीन डूबती हुई मिले तो कोस्ट गार्ड्स उसके अमले को सिर्फ हादसे का शिकार अफराद समझकर बचाते थे, क्योंकि समंदर में जाने के बाद ना जहाज बाकी रहता था और ना कोई ठोस सबूत। नतीजा ये होता कि अदालत में उनके खिलाफ केस तकरीबन नामुमकिन हो जाता, क्योंकि ना मंशियात मिलती, ना वायरिंग, ना कंपार्टमेंट्स, ना रास्ता, कुछ भी नहीं। लेकिन 2008 में ये कानून सख्त कर दिया गया। अब अगर कोई सबमरीन मशकूक हालत में डूबती हुई मिले तो उसका अमला स्मगलिंग के शुबे में बराह रास्त गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे जहाज हाथ ना आए। इसके बावजूद आज भी कार्टेल्स अक्सर सबमरीन्स को सोच समझकर डबो देते हैं, क्योंकि सबूत न होने की वजह से अदालत में सजा कम होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसीलिए नार्को सबमरीन्स की 90% किस्मत एक जैसी होती है, डूब जाना। चाहे वो कामयाब डिलीवरी कर लें या पकड़ी जाएं, तकरीबन हर मिशन के इख्तिताम पर उन्हें समंदर में गर्क ही कर दिया जाता है, ताकि कोई सुराग बाकी ना रहे। कुछ ही मौके ऐसे आए हैं जब कोस्ट गार्ड्स ने किसी नार्को सबमरीन को चलती हुई हालत में पकड़ा हो। ऐसी पकड़ में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि ये सबमरीन बहुत कम सतह पर शोर कम पैदा करते हुए और रेडार से तकरीबन गायब रहकर सफर करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अथॉरिटीज को ये सब मालूमात कहाँ से मिली, जैसे उनके डिजाइन, इंजन, अंदर का सिस्टम, कंपार्टमेंट्स या उनकी रफ्तार और फ्यूल की खपत। इसका एक बड़ा जवाब 2022 में मिला, जब ऑस्कर मोरेनो रिकार्डो नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो स्मगलिंग का ऑपरेशन नहीं चलाता था, बल्कि ये दरअसल इन सबमरीन्स का मास्टर इंजीनियर था। मंशियात की दुनिया में इसे किंग ऑफ नार्को सबमरीन कहा जाता था। ये शख्स वो माहिर था जो जंगलात के अंदर खुफिया वर्कशॉप्स में इन मशीनों की प्लानिंग, डिजाइनिंग और तामीर की निगरानी करता था। बाद में ये बात सामने आई कि ऑस्कर मोरिनो रिकार्डो ने माजी में स्पीड बोट्स के जरिए कोकेन की तरसील का काम भी अंजाम दिया था। वक्त के साथ उसने खुद को कार्टेल्स के लिए सबसे काबिल और खुफिया वेसल्स तैयार करने वाला माहिर डिजाइनर और इंजीनियर के तौर पर पेश किया। ऑस्कर खास तौर पर मेक्सिको और कोलंबिया के बड़े जुर्मी गिरोहों के लिए खुफिया वेसल्स और सबमरीन्स डिजाइन करता था। वो ज्यादातर अपने छिपे हुए जंगली शिपयार्ड में ही रहता और काम करता, ताकि किसी भी मुदाखलत से बचा जा सके। लेकिन जनवरी 2022 में वो कोलंबिया के शहर मेडलिन में किसी डील के लिए गया और वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन में कोलंबिया की नेशनल पुलिस और आर्मी के अहलकारों के साथ साथ यूएस ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA के अहलकार भी शामिल थे। ऑस्कर जैसे मास्टर बिल्डर्स की गिरफ्तारी कानून नाफिज करने वालों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये सिर्फ आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। हर कामयाब पकड़ के बावजूद अंदाजा है कि हजारों टन कोकेन आज भी समंदर की तह में छुपी हुई है और सेंट्रल अमेरिका और यूरोप तक पहुंच रही है। पुराने मॉडल्स को समंदर में गर्क करके तमाम सबूत मिटा दिया जाता है, लेकिन इसी दौरान कोलंबिया के घने जंगलात में शायद कोई नया स्मार्ट, इलेक्ट्रिक, खामोश और बगैर अमला वाला ड्रोन सबमरीन की तैयार हो रहा होगा।
ये डिजाइन मजीद मुजद्दिद, छुपने में आसान और ज्यादा मुनाफा बख्श बनाया जा रहा होगा। असल बात यह है कि जब तक दुनिया में मंशियात की तलब बाकी है, बड़े कार्टेल्स का अरबों डॉलर का कारोबार मुख्तलिफ तरीकों और टेक्नोलॉजीज के जरिए चलता रहेगा। अब ये सवाल आपसे, आपके ख्याल में क्या ऐसे खुफिया और मुजद्दद सबमरीन्स का मुकाबला कभी मुमकिन हो पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। उम्मीद है कि साइंस विद एआई की ये वीडियो आपने लाइक और शेयर की होगी। हम जल्द ही एक और शानदार वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।